भारत में महिलाओं के प्रति शादी के बाद जितने तरह के क्राइम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं पति या पति के जो रिश्ते नातेदार होते हैं उनके द्वारा महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का टॉपिक है आईपीसी की धारा 498 ए के बारे में, जो कि बात करता है किसी भी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा जो क्रुएलिटी की जाती है उसके बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या है इस क्लास का कि हम एक प्रॉपर आंसर राइटिंग इस टॉपिक पे कर सकें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में आपसे मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछूंगी और उसका आंसर भी दूंगी। और साथ साथ जिनको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि उनके पास ये लीगल नॉलेज हो, खासकर स्पेशली महिलाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आईपीसी की जो हमारा आईपीसी है 1860 का, उसके एक धारा है 498 क। इसमें कहा गया है, पहले मैं आपको किताब की भाषा में बताती हूँ फिर मैं अपनी भाषा में समझाऊंगी, कि किसी स्त्री के पति द्वारा या पति के सगे संबंधी द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता, जैसे या जिसे सती का निवारण भी कहते हैं, ये है अगर, तो ये क्या है, दंडनीय है। ये जोड़ा गया 1983 में हमारे आईपीसी में। अब इस धारा 498 क के जोड़े जाने का मेन उद्देश्य क्या था कि भारत में दहेज का मामला बढ़ रहा था। दहेज की सिर्फ डिमांड ही नहीं, दहेज ना मिलने पे दहेज के लिए जो प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, ऐसे मामले बहुत बढ़ रहे थे। ऐसे मामलों को कम करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए एक प्रॉपर दंड व्यवस्था, पनिशमेंट की ज़रूरत थी। इसके लिए जोड़ा गया 498 क में 1983 में ये जोड़ा गया संशोधन करके। यह धारा किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उस स्त्री के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार को दंडनीय अपराध बताता है। और अब संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें धारा 113 क जोड़ी गई, जिसके अनुसार यदि किसी महिला के विवाह के 7 वर्ष के अंदर, मतलब शादी के 7 वर्ष हो, उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो घटना की अन्य परिस्थिति, मतलब जब उसकी डेथ हुई उस समय क्या उसके ससुराल में परिस्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है डिसीज़न लेगा कि मृत्यु जो हुई है महिला की, उसमें उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों की क्या भूमिका है। तो अक्सर ऐसा केसेस देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि शादी के 7 साल जो होते हैं वो क्रूशियल टाइम होता है किसी भी शादी का। उस समय नॉर्मली गांव देहात हो या शहर हो, क्या होता है कि महिलाओं के साथ काफ़ी प्रॉपर व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब ये लीगल टर्म पता चल चुका है कि 7 वर्ष तक उसकी मृत्यु होना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो लेकिन तब भी ऐसे केसेस होते ही रहते हैं जो दहेज के लिए प्रताड़ित करके मार दी जाती हैं लड़कियां। इसके बाद धारा 498 क के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा तो वो कारावास से, जिसकी अवधि होगी 3 साल तक की जेल होगी और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो क्रूरता करने का क्या है, दंड, तो 3 साल की सज़ा है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसका कुछ स्पष्टीकरण देख लेते हैं, जैसे कि जानबूझ के किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे कि उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे प्रताड़ित करते हैं कि खुद कुछ नहीं करते हैं, बट ऐसा मेंटल टॉर्चर कर देते हैं कि वो जो महिला होती है उसको आत्महत्या करने की प्रेरणा मिल जाती है, और या तो अपने जीवन को या अपने शरीर को किसी भी तरह से भंग कर देती है। तो ऐसा क्या होता है, उसको गंभीर क्षति हो जाती है। एक का ये होता है। दूसरा, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या तो या उसके रिश्तेदारों के किसी संपत्ति या किसी सामान की मांग पूरा करने के लिए प्रताड़ित करना, कि दहेज पूरा मिल गया लेकिन और दहेज और पैसा चाहिए, उसके लिए प्रताड़ित करना। इस कारण से तंग आकर के मांग पूरी नहीं होती है और मांग पूरी होने पर असफल रह जाते हैं, तब अगर कोई मार देता है तो भी इसके अंतर्गत आता है। तो 498 क के अधीन अपराध गठित होने के लिए क्रूरता की परिभाषा अलग से निर्धारित की गई है। इसके अनुसार क्रूरता के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक, मेंटल और फिजिकल, अगर किया जा रहा है परेशान, चाहे वो संपत्ति पैसे की लालच में किया जा रहा हो, पैसे की मांग करने को जा रहा हो, वो भी सब क्या है, क्रूरल्टी में आता है। अब इसमें एक केस है, पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य का केस है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्रूरता के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शारीरिक ही हो, अगर मानसिक टॉर्चर भी, मेंटल टॉर्चर भी हो रहा है तो वो भी क्रूरता है। जैसे कि विवाह के दूसरे दिन ही फ्रिज की, स्कूटर की डिमांड करना और बार बार उसको ताने मारना, तो ये क्या है, उसको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद आगे है कि पति और उसके संबंधी द्वारा दुल्हन के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता है।
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अनेक महिलाएं जो होती हैं, बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं कि मेरे मतलब मम्मी पापा ने अभी इतना कुछ दिया, इतना मेहनत से इतना सब कुछ करके शादी करवाई और अब और ये लोग डिमांड कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मेरी लाइफ ही नहीं होती, ये सोच के वो क्या करती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। तो ऐसे तो क्रूरता उनके लिए बहुत छोटा सा आंसर है, लेकिन अगर वो आत्महत्या कर लेती है तो ये क्या होता है, उनका जो टॉर्चर है वो उसको आत्महत्या तक ले गया। इसको बोलते हैं दहेज मृत्यु का मामला। इसमें महिलाओं के ससुराल वाले के क्रूरतापूर्ण बर्ताव के कारण ही होता है। अब इसके आगे पति या उसके किसी संबंधी द्वारा जानबूझ के इस प्रकृति का कोई आचरण करना कि महिला आत्महत्या कर ले, गंभीर रूप से शारीरिक व मानसिक क्षति कर ले, महिला को इतना परेशान कर देना सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सब क्रूरता के लिए दंडनीय अपराध है। इसके लिए हम चलेंगे धारा 498 क में। इसमें दिया हुआ सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है धारा 4 में, कि धारा 4 में केवल दहेज की मांग को ही दंडनीय बनाया गया है। इस धारा में क्रूरता के तत्व को ज़रूरी नहीं है, जबकि बस कोई जो दहेज की डिमांड कर रहा है वो भी अपराध है। जबकि सोचिए आपकी आईपीसी में लिखा हुआ है तो भी भारत में दहेज की डिमांड जो है वो प्रथा खत्म नहीं हुई है। इसके बाद है धारा 498 क का सपठित संविधान 1950 अनुच्छेद 14। विभिन्न उपबंध में विधि के विभिन्न शब्दों का निर्वचन करने के लिए न्यायालय को दिए गए विवेकाधिकार के बारे में किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय को मनमानी शक्ति दी गई है। सही शब्दों में अगर कहें तो धारा 498 क में क्रूरता शब्द भली प्रकार से परिभाषित किया गया है और जो क्रूरता का मतलब वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ नहीं है। तो मानसिक क्रूरता भी इसमें शामिल है। अब 498A में दोष सिद्धि क्या है, अगर साबित हो गया कि पति और ससुर द्वारा दहेज की मांग की जाती रही है तो मृतका पत्नी को सताया जाता रहा है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए दहेज में विशेष चीज़ की मांग की जाती रही है, महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें है विवाह से संबंधित अपराध और कौन से, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। इसमें पहला नंबर पे आता है मिथ्या अथवा प्रवंचक विवाह यानी मॉक मैरिज। इसमें क्या होता है कि हिंदू विधि में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है और विवाह का स्वरूप भी उस जाति और धर्म पर निर्भर करता है कि जिस धर्म के आप हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि किसी स्त्री में यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न कर दिया जाए कि चलो मैं तुम्हारी जाति का हूँ और इस प्रकार से उससे विवाह कर लिया जाए, ये विधि के विरुद्ध है, उसको गलत बात बता करके। तो ये शादी क्या होगी, विधि के अनुसार वैध होता है यदि वो स्त्री है वो स्त्री जिस जाति की है उसी जाति के तरह से शादी करने, उसी धर्म की तरह से शादी करने पे वो वैध होगा, वरना वो जो समागम होगा वो अवैध नहीं होता और उससे उत्पन्न संतान भी नाजायज होती है। ठीक है, तो धारा 493 ऐसे व्यक्ति को चाहे विवाहित हो या अविवाहित दंडित किए जाने के बारे में प्रावधान करता है कि किसी स्त्री को विश्वास दिलाते हुए वह उसकी विवाहित पत्नी है जबकि वो वास्तव में उसकी विवाहित पत्नी नहीं है और अपने साथ रखता है, उसके साथ सहवास करता है, तो ये भी क्या है, ये हो जाता है बलात्कार की श्रेणी में आ जाता है और ऐसे विवाह को दंडनीय बताया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें जो है शांति देव वर्मा बनाम श्रीमती चंचल प्रभा देवी का प्रकरण है। इसमें क्या हुआ कि द्वितीय विवाह के लिए साबित किया जाना जरूरी है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोनों पक्षों का विवाह पूर्ण हुआ है और ऐसी प्रथा के अंतर्गत हुआ है। मात्र पत्रों में दोनों का पति पत्नी के रूप में अंकित होना जो है विवाह संपन्न होना नहीं माना जाएगा। इसमें अगला केस हो गया अनवर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस। इसमें किया गया कि यदि प्रथम विवाह जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत और द्वितीय विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत हुआ हो तो अभियुक्त द्विविवाह के अपराध का दोषी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम विधि में क्या है, एक साथ 4 पत्नी रख सकते हैं, भले ही व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम 4 पत्नी रख सकता हो। इस संबंध में यहाँ बताया गया कि यदि कोई स्त्री या पुरुष मुस्लिम धर्म को त्याग देने के बाद दूसरा विवाह करता है तो वो द्विविवाह के अपराध का दोषी नहीं माना जाए, क्योंकि उसने मुस्लिम धर्म को त्याग दिया है तो उसका विवाह अपने आप विघटित हो गया, खत्म हो गया पहले का विवाह। लेकिन अगर हिंदू होते हुए ऐसा करता है तो क्या होगा, वो दोषी होगा। अब तीसरा आता है जार कर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्री, जो कि धारा 497 के अनुसार बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी स्त्री के साथ संभोग करना जिसके बारे में वो जानता है कि वो शादीशुदा है, किसी की पत्नी है, और तब भी उसके साथ ऐसा कुछ करता है, वो बलात्कार नहीं है, वो रेप में कोटि में नहीं आता, बल्कि वो एडल्ट्री की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उसको सब पता है। बट इसके साथ क्या है कि इसमें श्रीमती सुमित्री विष्णु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद था, जिसमें अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल बताते हुए कुछ चुनौती दी गई। चुनौती का आधार दिया गया कि जो आरोपी है जारकर्मी पे अभियोग चलाने का अधिकार केवल पति को देते हैं।
इसके अंतर्गत वो पत्नी जिसके पति ने किसी और स्त्री के साथ किया है जारकर्म या एडल्ट्री की है, वो नहीं लगा सकती है, वो केस नहीं कर सकती है, बल्कि पति पर ही केस होता है। अब चौथा है आपराधिक सह पलायन, मतलब क्रिमिनल एलॉपमेंट। ये दिया गया संहिता की धारा 498 में। इसका मतलब क्या होता है? तो विवाह संबंधी अपराध की श्रेणी में ये अंतिम अपराध, और ऐसा अपराध जो स्त्री की सहमति से किया जाता है। मतलब कोई स्त्री को किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना यह जानता है और विश्वास करने का कारण रखता है कि वो किसी और की पत्नी हो, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से देखभाल करता है गार्जियन बनकर, इस आशय से ले जाएगा और फुसला करके किसी व्यक्ति के साथ संभोग करेगा कि किसी स्त्री को छिपाएगा, वो सब अपराध का दोषी माना जाएगा। इसमें केस था आलमगीर बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें कहा गया कि पति के अभिरक्षण और उचित नियंत्रण से पत्नी को वंचित कर दिया जाता है, और वंचित इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि पत्नी के साथ संभोग किया जा सके। इस मामले में एक स्त्री ने घर छोड़ दिया और अभियुक्त के आश्रय में रही, और अभियुक्त ये दावा करता था कि उसके साथ विवाह कर लिया है। बाद में वो इसके अधीन दोषी माना गया। अब मैंने आपको विवाह के बाद या विवाह से जुड़े जो भी अपराध आईपीसी में दिए गए हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि सती का निवारण ये आईपीसी के किस धारा में कहा गया है या परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आईपीसी 1860 की धारा 498 क में किसी स्त्री के पति द्वारा या पति के सगे संबंधियों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता या सती का निवारण जिसे कहते हैं, ये बताया गया है धारा 498 क में। अब दूसरा क्वेश्चन, ये पता है क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाते हैं। हम ही लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डीप रिसर्च कर लेते हैं, उसके कारण एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको वो नहीं करना है। अपर लेयर की चीज़ें आप, धारा 494 किस चीज़ के बारे में वर्णन करता है? तो धारा 494 ऐसे विवाह को दंडनीय बताता है जो विवाह के पक्षकार की पूर्व पत्नी या पति के जीवित रहने के कारण शून्य हो जाता है। मतलब अगर पति या पत्नी जीवित है और तब भी दूसरी शादी कर लेते हैं जबकि विवाह विच्छेद नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये कहा गया धारा 494 में, इसलिए 494 आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है एडल्ट्री का वर्णन किस धारा में किया गया? तो एडल्ट्री का वर्णन किया गया धारा 497 में। एडल्ट्री क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी स्त्री के साथ संभोग करना जिसके बारे में वो जानता है कि वो किसी और की पत्नी है, भले उसकी सहमति से ही किया हो, लेकिन ये एडल्ट्री है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन बनता है कि किस केस के दौरान ये प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के बताते हुए उसको चुनौती दी गई, एडल्ट्री को चुनौती दी गई, किस केस में? तो ये केस था श्रीमती सुमित्री विष्णु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1618 के प्रकरण में ये दिया गया था कि जार्म कर्म के जो प्रावधान है उसको संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल बताते हुए इसको चुनौती दी गई थी, और चुनौती के 3 आधार बताए गए थे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपराधिक सह पलायन, क्रिमिनल एलॉपमेंट क्या है, किस धारा में इसका वर्णन किया गया? तो ये संहिता की धारा 498 में इसके बारे में कहा गया, इस अपराध के बारे में जिसमें किसी गार्जियनशिप के तहत वाला जो मामला मैंने आपको बताया वो है, और इसका केस क्या बताया आपको मैंने, आलमगीर बनाम स्टेट ऑफ बिहार का केस। तो अब आप इस केसेस को, एक एक केस को, नाम को याद रखिएगा ना, तो एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च मत करिएगा। सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए इतना ही लिखना काफ़ी होता है। अगर आप 2 केस भी मेंशन कर देते हैं और धाराएं सारी सही लिखते हैं तो बाकी आपकी लैंग्वेज खुद की होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप लीगल लैंग्वेज को कॉपी करिए, समझने का और लिखने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको समझाती हूँ पढ़ करके, पूरा लीगल लैंग्वेज में पहले पढ़ के फिर अपनी लैंग्वेज समझाने की कोशिश इसीलिए करती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में लिख सकिए। अब आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, व्यू देना हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आपको क्लासेस कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। आप अगर एलएलबी की तैयारी दे रहे हैं एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस के अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और चैनल के प्लेलिस्ट पे और भी क्लासेस अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उसे ज़रूर जाके देखें। किसी भी टॉपिक अगर कोई ना मिल रहा हो कोई टॉपिक तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी लिंक आपसे शेयर कर दूँगी। क्या होता है कि कई बार हम जो खोजना चाहते हैं वो हमें चैनल पर मिल नहीं पाता है ईजिली, तो आपको अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो नीचे कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको तुरंत ही वो लिंक शेयर कर दूँगी उस क्लास की। बाकी अब अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आपको ओपन लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा सकूँ और सारे कंसेप्ट अगर कोई भी डाउट रहे तो उसको सामने सामने क्लियर कर सकूँ।